नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी। उसका सेकंड टॉपिक हम देखेंगे, लेक्चर 2 है प्रोबेबिलिटी का ये, जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आज का टॉपिक है अपना। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब होता है कि मान लो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। और ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसका ऑलरेडी अकर हो चुका और डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो आज क्या देखना अपने को कि दो इवेंट ए एंड बी साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली अकर। तो कैसे निकाल लेंगे? क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक मान लेते हैं यहाँ पे 10 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, इसका क्या मतलब होता है? एक बॉल निकाली, उसको बाहर ही रख दिया, दोबारा बॉक्स में नहीं डाला। अगर रिप्लेसमेंट होता, बॉल निकाली, देखा, उसको दोबारा रख दिया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। ओके, ये क्वेश्चन है मेरा। तो क्या बोल रहा है? सिंपल, हम इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल का। इसको देखेंगे पहले, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। क्या बोला है? 2 बॉल निकालेगी साइमल्टेनियसली, और ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहली बॉल रेड है, दूसरी बॉल क्या है मेरी? ब्लैक है। अब पहले इसमें से एक बॉल निकाली मैंने, वो रेड निकली, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड निकलने की? टोटल बॉल है 10, सॉरी रेड बॉल 10 है और टोटल बॉल कितनी है? 15। तो ये प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकलने की, ठीक है। दूसरी बॉल निकालनी है मैंने जो ब्लैक है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5, और टोटल बॉल्स कितनी है? 15, राइट। नहीं, यही गलती कर देना, ये आएगा 14। क्यों 14? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली मैंने, उसको बाहर ही रख दिया रेड बॉल को, तो रेड बॉल अभी बच गई 9 और ब्लैक बॉल है 5, तो 5/14 ये आंसर होगा मेरा इसका। ठीक है, ये आंसर होगा। तो मतलब क्या है इसका? मल्टीप्लिकेशन रूल का आंसर तो आ गया मेरा। देखो ये क्या है मेरी, मान लो कोई इवेंट है मेरा ए इवेंट है, ठीक है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई ये, और ये क्या है? ये क्या इवेंट है? मान लेते बी, मान लेते इसको मान लिया मैंने, इस इवेंट को मान लिया मैंने बी, यानी रेड बॉल को निकालना ए मान लिया और ब्लैक बॉल को मान लिया बी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से समझना, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ये मतलब है इसका। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी मैंने, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी? 10/15, है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है? जब ए तो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ए तो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि भैया ए तो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालो बी की, प्रोबेबिलिटी निकालो बी की। तो ये इससे देंगे ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, और ये किसके इक्वल होता है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए बाई बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए बाई बी, यानी जो इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, या ए बोल लो, ठीक है। जो भी यहाँ लिखोगे वो नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना। ओके, ये होता है इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसा जरूरी 2 इवेंट हो, 3 भी इवेंट हो सकते हैं, 3 भी इवेंट हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो, देखो समझ में आना एक कॉन्सेप्ट क्या भैया? एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, दूसरा इवेंट का निकालो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? जो इवेंट पहले हो चुका है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब रेड बॉल तो निकल चुकी है ना ऑलरेडी, अब उस ब्लैक बॉल का निकालना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख, 3 का देखते हैं। ए पैक ऑफ डाइस है, ए पैक ऑफ डेक है, सॉरी। ठीक है, 3 कार्ड्स निकाले गए इसमें, 3 कार्ड्स निकाले गए हैं। पहले विदाउट रिप्लेसमेंट, पहला किंग है, दूसरा भी किंग है, तीसरा एस है, मान लेते हैं। ठीक है, अब किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बी ए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, जब ए ऑलरेडी अक्कड़ हो चुका है, जब ए ऑलरेडी अक्कड़ हो चुका है, तो कितने किंग बचे अभी 3, 3 टोटल कार्ड बचे 51, ये प्रोबेबिलिटी ये है। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी ए इज ऑलरेडी अक्कड़, 2 इवेंट ऑलरेडी अक्कड़ चुके हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी की एज क्या, एज कितनी टोटल, और टोटल कार्ड कितने बचे 50, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टूड? ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, इतना ही है, तुम्हें बेसिक सेंस से निकालना है। ओके, समझ में आई बात? कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये अक्कर हो चुका है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जब ये ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जब ये दोनों ऑलरेडी अक्कर हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आई बात? अभी क्वेश्चन कर ले रिप्लेसमेंट का। मान लो अब मेरा एक यहाँ पे 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल हैं, ठीक है। अब 3 बॉल निकाली मैंने, 3 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। पहली रेड निकली, दूसरी ब्लैक निकली, तीसरी वाइट निकली, प्रोबेबिलिटी निकालो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। देखो रेड की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब क्या इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये बोला है दे रखा है इन्होंने कि पहले रेड निकली है, दूसरी ब्लैक है, तीसरी वाइट है, ये बोल रखा है। अगर रैंडमली बोल देता कि 1 वाइट 1 रेड 1 ब्लू, तो क्या करना पड़ता अपने को, मल्टीपल केसेस बनाने पड़ते, पहले कौन निकला, दूसरे कौन निकला, तीसरा कौन निकला, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हो जाती, केस बन जाते 6, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्वेश्चन दे दिया उसने, पहली रेड बोला, दूसरी ब्लैक बोला, तीसरी वाइट बोला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, दूसरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लैक व्हेन रेड इज ऑलरेडी अक्कर्ड। अभी तीसरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन ब्लैक एंड रेड ऑलरेडी अक्कर्ड, ठीक है। निकाल दो, आसान है, रिप्लेसमेंट दे रखा है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 टोटल बॉल कितनी है 4 और 5 9 15, तो 4/15। अब बॉल निकाल ली, देखी और अच्छी डाल दी, तो टोटल बॉल तो 15 बचेंगी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/15, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/15, तो ये आंसर हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आई बात? एक और चीज़ समझना, हमने लिखा ना ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसा लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है व्हेन ए एंड बी अक्कर्स साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? आई गेस तुम्हें समझ में आ चुका है ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। जब मल्टीपल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली अक्कर हो रहे हैं, उनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे देखो, ऐसा बोल देंगे 3 चीज़ हो रही है, 3 काम हो रहे हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने को, तीनों की प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा साथ में ही। ओके, समझ में आया? इतना ही रूल था, क्वेश्चन करेंगे बाद में इस पर। अब आते हैं सेकंड टॉपिक अपना। सेकंड टॉपिक था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तुम्हें। अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है कि बस समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे तुम। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए 2 इवेंट है मेरे पास ए एंड बी, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा ही है, एक डेक है, कार्ड ऑफ डेक, एक कार्ड ऑफ डेक है। ए इवेंट है मेरा, कार्ड ड्रॉ किया गया है जो किंग है, बी इवेंट है क्वीन है, कार्ड ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड ड्रॉ किया गया, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/52। क्वीन ड्रॉ की गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, ठीक है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने कार्ड ड्रॉ किया गया इसमें और उसको विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया, तो 4/52 किंग की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 4/51। समझ में आ रही बात? तो दोनों इवेंट में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, दोनों इवेंट का मतलब क्या है। देखो यहाँ मैंने क्या किया था, रिप्लेसमेंट था, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है। देखो जब मैंने किंग निकाला, उसको बाहर नहीं रखा, अंदर दोबारा डाल दिया उसमें डेक में, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, सेम ही रही इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी सेम रही रिप्लेसमेंट के केस में। लेकिन जब मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट किया, किंग निकाला, उसको बाहर रख दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट आया, कि इसकी प्रोबेबिलिटी पे, क्वीन की प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। जब भी तुम्हारा एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड नहीं कर रही, इस केस में इस पर कर रही है। समझ में आ रही है? इस पर कर रही है। व्हेन
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आई बात? यानी जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ना करे उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, समझ में आए? केस में जैसे इसमें किंग निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, उसको दोबारा डाल दिया डेक में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन की होगी 4/52। लेकिन इस वाले केस में हमने दोबारा नहीं डाला उसको, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो गई। तो यानी इस केस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। मान लो ये है मेरा, इसमें 4 ब्लैक बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं और 3 वाइट बॉल हैं, ठीक है। एक ब्लैक बॉल निकाली मैंने, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक बॉल की 4/10, ठीक है, उसको दोबारा उसमें डाल दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी 3/10, है ना। ओके, तो ये वाला केस क्या होगा मेरा, क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। कंडीशन बताऊंगा उसकी क्या होगी, ठीक है, कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लो इस वाले केस में ब्लैक बॉल निकाली मैंने 4/10, उसको उधर रख दिया बाहर, अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/9, क्योंकि एक बॉल बाहर रखी ना, अब 3 ब्लैक बची मेरे पास, तो 3 3 6 9, तो टोटल बॉल होगी 9, वाइट बॉल है 3/9। अब इसकी प्रोबेबिलिटी इससे इफेक्ट हो गई, तो इस वाले केस में क्या होगा, मेरा डिपेंडेंट इवेंट होगा, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब बोल देंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। मान लो ये है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये भी कंडीशन होती है सेकंड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या आ जाए मेरा, किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उसको बोल देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए तो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ये तीनों कंडीशन होती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। अंडरस्टूड? सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, इफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या बोल देंगे उसको, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला ये होता है ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए इंटू बी, बी से बी गया तो ये बचा, दोनों का इसी से आया ना ये भी, ठीक है। तो भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके, ये कंडीशन होती है। अब एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी क्या है मेरे, इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्रूव करो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, प्रूव दैट ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। करे क्वेश्चन, करे क्वेश्चन ये है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रूव दैट ए एंड बी डैश क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सब कुछ, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। करें, चलो देखते हैं। इसका वेन डायग्राम यूज करते हैं इसमें, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा यूनियन है, ओके। ये ए, ये बी, अच्छा ये क्या होगा, क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकता हूँ, सोच के तो बताना। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये होगा पूरा, तो इसको क्या क्या लिखा मैंने, दिस प्लस दिस, ये तो हो गया दिस प्लस ये वाला इंटरसेक्शन जो है। अब ए बी डैश क्या है, बी डैश क्या होगा भाई, बी डैश क्या होगा, देखो बी तो मेरा ये है पूरा, इसके अलावा जो बचेगा ये वाला पोर्शन, बी के अलावा जो पोर्शन बचा वो क्या है मेरा, बी डैश है। अब ए में और बी डैश में क्या कॉमन है, ए में और बी डैश में क्या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है ना, सही बात है, ए में और बी डैश में ये चीज़ कॉमन है ना, तो इसको लिखा मैंने ए को दिस प्लस दिस रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है, इसको उधर लेगा। अब ये क्या मेरा ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं इस वाले चीज़ को। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लिया मैंने, क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
अब ये चीज़ क्या होती है, क्या होती है चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, है ना, ये होती है ना ये। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ये है, तो बोल दिया ना मैंने ए एंड बी आर बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, समझ में आई बात, ये प्रूफ पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ए डैश एंड बी डैश भी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ऐसे प्रूव करेंगे इसको, अंडरस्टूड, समझ में आया बात। ये स्टेप तुम्हें याद रखना कैसे लिखना है इसको, उसके बाद आसान है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए एंड बी डैश भी होगा, ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। अंडरस्टूड, ओके। अब दोनों इन टॉपिक, दो टॉपिक हमारे हो गए हैं, इन दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे मैंने, वो करेंगे डिस्कस। करें स्टार्ट, चलो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी तुम खुद ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सोल्व करने के लिए उसको। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामाइनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस डोंट विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसको इंस्पेक्ट करना है, मतलब उसको चेक करना है कि भाई अच्छा ही है कि नहीं हो। ठीक है, उसमें 3 ऑरेंजेस हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, कोई भी पहले को देखा बाहर रख दिया, दूसरे को देखा बाहर रख दिया, तीसरे को देखा बाहर रख दिया। इफ़ ऑल दी 3 ऑरेंजेस आर गुड, इफ़ तीनों क्या हैं, अच्छे हैं, तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, उसको बॉक्स को हम भेज देंगे सेल के लिए, अदरवाइज बॉक्स को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर तीन ऑरेंज निकाले मैंने, O1 O2 O3, तीनों अच्छे हैं तो हम बॉक्स को अप्रूव कर दें, बाकी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 3 में से कोई एक भी खराब है तो बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है 15 ऑरेंजेस हैं उसमें। ठीक है, जिसमें से 12 क्या है मेरे, 12 अच्छे हैं और 3 क्या है मेरे बैड वंस हैं, यानी 12 संतरे अच्छे हैं, 3 खराब हैं। ओके, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, ये जो है बॉक्स है ये सेल के लिए अप्रूव हो गया। इसका क्या मतलब है कि भैया जो इंस्पेक्टर आया होगा चेक करने वाला, उसे 3 ऑरेंज निकालने होंगे, तीनों अच्छे निकल के होंगे, तब ये अप्रूव हुआ। कंडीशन यही है ना, अगर 3 के 3 ऑरेंज मेरे अच्छे हैं तो ये अप्रूव हो सकता है। यानी पहला ऑरेंज निकाला वो भी अच्छा, दूसरा निकाला वो भी अच्छा, तीसरा निकाला वो भी अच्छा, निकाल दो प्रोबेबिलिटी अच्छे की। पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है अच्छे होने की, 12 ऑरेंज है 12/15। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या ऑरेंज के अच्छे होने की, तो कितने ऑरेंज बचे 11, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की क्वेश्चन है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, यानी ऑरेंज निकाला बाहर रख दिया उसको, तो टोटल ऑरेंज बचे 14। अब उनमें से 14 में से अच्छे कितने 11, तो 11/14। अब कितने बचे 10/13, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जाइए, 2 7 जाइए, 3 4 जा 12, तो 44/91, 44/91 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये आंसर से देख लेना बाद में। ओके, क्या बोल रहा है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, ओके 4 5 6 इन ग्रीन। ठीक है भैया, 1 2 3 को मार्क कर दिया रेड में और 4 5 6 को ग्रीन में मार्क कर दिया, टॉस कर दिया उसको। लेट ए इवेंट क्या है मेरा, नंबर इज इवन। ए इवेंट क्या है, नंबर इवन है, इवन नंबर यानी 2 4 6। बी इवेंट क्या है, नंबर रेड की रेड है, रेड कौन से है 1 2 3। तो ए और इवेंट बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ए और बी को बताना इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 3 इवेंट है इवेंट, तो 1/2 3/6। इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 3/6 है। ठीक है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट के लिए प्रूव करते हैं ना भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे पास ये तो आ गया, अब वो भी निकालना पड़ेगा जो कॉमन है दोनों में। कॉमन क्या है, यानी इवन भी हो और रेड भी हो। इवन क्या है 2 4 6 और रेड क्या है 1 2 3, तो एक ही कॉमन आया ना, सिर्फ 2 2 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1/6, ओनली 2 इवेंट है। क्या 1/6 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 है क्या, नहीं ना, 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो ये ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, दे आर डिपेंडेंट इवेंट। ऐसे प्रूव करना बस, इजी।
ओके, बाकी क्वेश्चन खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, दो बंदे हैं ए और बी, उनकी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 है। ठीक है, इफ़ बोथ ट्राई, दोनों ट्राई करते हैं सोल्व करने की प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सोल्व, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सोल्व। दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है, दोनों ट्राई करते हैं इंडिपेंडेंटली सोल्व करने का, और तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, अब देखो, इसने कहीं ये नहीं बोला कि ए ने सोल्व किया, इसने कहीं ये नहीं बोला कि बी ने सोल्व किया, इसने कहीं ये नहीं बोला दोनों ने सोल्व किया, तो हमें सारे केस लेने पड़ेंगे, सारे केस लेने पड़ेंगे। तो कैसे बनेगा इसमें, देखो, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। ए ने ट्राई किया, प्रॉब्लम नहीं हुई उससे, तो ए डैश होगा उसका। ए डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सोल्विंग बाई ए। बी क्या होगा, बी ने सोल्व कर दिया, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा कि ए ने सोल्व कर दिया, बी ने सोल्व नहीं किया। तीसरा केस क्या होगा कि ए ने सोल्व कर दिया, बी ने सोल्व कर दिया। प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए ना भाई, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो सोल्व तीनों केस में हो रही है। ठीक है, अब ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की सोल्व 1/2 है, तो ए डैश की क्या होगी 1 - 1/2 यानी 1/2। बी की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3 सोल्व करने की। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या सोल्व करने की 1/2, बी की नेक्स्ट सोल्व करने की 1 - 1/3 2/3। अब एक दोनों को सोल्व करने की 1/2 1/3। अब दोनों इन तीनों को ऐड कर दो, तो 1/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब ये कर रहा है कि उनमें से कोई एग्जैक्टली एक ही सोल्व कर रहा है, यानी उनमें से सिर्फ एक ही बंदा है जो सोल्व कर रहा है। अब ये केस नहीं लूँगा मैं, इसमें दोनों सोल्व कर रहे हैं, अब ये इन दोनों को ऐड कर दूंगा, बस इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अंडरस्टूड? ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये बोल सकता है कि सिर्फ बी ने सोल्व कर दिया, तो ये वाला केस आ जाएगा। ए ने सोल्व कर दिया, ये आ जाएगा एग्जैक्टली बी ने सोल्व किया। अब क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि भैया यहाँ पे ए भी दे रखा है, 3 बार दे देंगे ए एंड बी, ए बी सी, 3 बंदे हैं, तो ट्राई करें सोल्व करना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/3, इसकी 1/6 सोल्व करने की। अब 4-5 केस बन जाएंगे। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है, तो ऐसे ही करना, उसको केसेस बनाए पड़ेंगे। तीनों के ट्राई कर रहे हैं, तो मान लो एक प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली कौन प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है उनमें से, तो केस बनेंगे इसमें ए बी, ए डैश बी डैश सी, सी ने सोल्व कर दिया। दूसरा केस क्या बनेगा, बी ने सोल्व कर दिया, ए डैश बी सी डैश। तीसरा क्या बनेगा, ए ने सोल्व कर दिया, ए बी डैश सी डैश। ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि भैया एग्जैक्टली एक बंदे ने सोल्व किया है, एग्जैक्टली एक बंदे ने सोल्व किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही। प्रॉब्लम सोल्व कब नहीं होगी, जब तीनों सोल्व ना कर पाए उसको, तो ए डैश बी डैश सी डैश, ये होगी प्रॉब्लम ना सोल्व होने की। अब बोल दिया प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, अब टोटल में से इसको मैनेज कर दूंगा, ए डैश बी डैश सी डैश। अब ये प्रॉब्लम क्या है, सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, तो तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन करवाना खुद भी करने हैं इनको, ठीक है, कभी छोड़ दो कि हाँ मैंने करवा दिया तो बस डन है। इन एस हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो ऐसा बना सकते हैं ना, देखो हिंदी इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये कितने हैं 60%, ये कितना है 40%, और ये कितना है 20%, दोनों रीड करने वाला। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। सी रीड्स नीदर हिंदी नोर इंग्लिश, नीदर हिंदी नोर इंग्लिश, समझ में आया ना, तो हिंदी पढ़ता ना इंग्लिश, यानी ये वाला रीजन यही बचेगा ना भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो वेन डायग्राम उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। वेन डायग्राम बनाओ, आंसर आएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन में आ गया ना तुम्हें क्या निकल रहा है, उसको ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ये हिंदी वाला इंग्लिश वाला है, इसको छोड़ के बाकी सब बचेगा। तो ये पूरा क्या होता है, अगर इसको पूरे को मैनेज कर दूँ मैं, ये वाला पूरा मैनेज कर दूँ टोटल में से 1 में से, ये क्या होता है वैसे, ये क्या होता है, ये होता है मेरा पी ए यूनियन बी। अगर 1 में से इसको मैनेज कर दूँ तो नीदर हिंदी नोट इंग्लिश आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर। तो निकालो इसको 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पुट करो वैल्यू,
1 माइनस 60% इसकी है यानी 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस 0.2, कितना आएगा 10, 1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.2 0.2, ये आंसर आ गया पहले का आंसर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी बेसिकली ये बोलना चाह रहा है E/H कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखो बोल रहा है गिवन ये है कि सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, गिवन है ये, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, ये पूछ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H, ये बोलना चाह रहा है ये। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, प्रोबेबिलिटी निकालो इंग्लिश पढ़ती है, तो ऊपर क्या आएगा 0.2, नीचे क्या आएगा हिंदी कितना है 0.6, तो आंसर विल बी 1/3। उल्टा कर दिया अगले में क्या अगर इंग्लिश नीचे आ जाएगा तो 0.2 डिवाइड बाई 0.4 1/2। क्वेश्चन समझना ध्यान से, ये दोनों पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हमारी 13.1 होगी तो उसको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे भाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, यही कर लेंगे इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, ओनली एक होता है सिर्फ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैंने पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, एक पेयर ऑफ डाइस को रोल कर दिया मैंने, कि दोनों पे क्या है मेरा 2 आया है, ये बोला क्वेश्चन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब एक ही केस होगा, टोटल सैम्पल स्पेस क्या हुआ 36, 6 का स्क्वायर 36, और केस सिर्फ एक ही हुआ तो 1/36, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2 इवेंट्स हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट बोल दिए। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी ना ये। ओके, अब देखो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, क्यों भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ये भी इक्वल नहीं होता, ये बचा आंसर, और होना भी चाहिए। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, किसके इक्वल होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इंडिपेंडेंट है तो। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो गए, अब प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या होता है 1 माइनस पी है, ये तो लिखा है 1 माइनस पी, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस पी भी, ये तो लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी बी। ओके, अंडरस्टूड। तो मैं होप करता हूँ आपको ये मल्टीप्लिकेशन रूल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स समझ में आओ कैसे सोल्व करना है इनको। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, 4-5 मैंने करवा दिए, लेकिन इन क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करना, थोड़ा दिमाग अपना लगाओ, अच्छे से सोल्व करो, एग्जाम्पल देखो इसके सारे, और ये क्वेश्चन सोल्व करो सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, जिसमें हम बेस थ्योरम को सोल्व करेंगे। इसमें सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं आंसर, और एक लाइन में आंसर कैसे निकालते हैं। ओके, और यहीं से 5 नंबर क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम से ही। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।